Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी. बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी जा चुकी हैं. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था अबाउट द फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन. ठीक है, फ्लोएम लोडिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लेटेस्ट क्लास. सो लेटेस्ट क्लास में हमने क्या देखा था? ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम. आज हम इसके आगे की बात करेंगे. मैंने आपसे बताया था प्रेशर फ्लो मॉडल कैसे होते हैं एंड जो लोडिंग है, जो सुक्रोज या जो फोटोसिंथेटेट्स हैं, उसकी लोडिंग मेसोफिल सेल से फ्लोएम टिश्यू में यानी सीव ट्यूब में कैसे होती है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो एक बार रिकॉल करते हैं. तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रेशर फ्लो मॉडल जो होता है वो स्टार्ट होता है विद द फ्लोएम लोडिंग. अब ये जो लोडिंग का प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है. इसमें हमने क्या देखा था कि वाटर पोटेंशियल का एक रोल हमने देखा था कि जो सल्यूट है या शुगर है, ये सोर्स टिश्यू, सोर्स क्या है? मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल. सो मेसोफिल सेल से जो आपका फोटोसिंथेटेट्स या शुगर है, इसका अपटेक या फिर लोडिंग होती है कहां पर? सीव ट्यूब में. ये जो लोडिंग होती है ये एक एक्टिव प्रोसेस है एंड जब सल्यूट मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाते हैं तो एक कंसंट्रेशन क्या होता है? सल्यूट का बढ़ जाता है एंड वाटर पोटेंशियल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है. सो यू कैन सी हियर, यहां पर जो सल्यूट पोटेंशियल है ये क्या हो गया है? सल्यूट पोटेंशियल में हम देख सकते हैं इस पॉइंट में भी यहां पर लिखा है कि जो सल्यूट पोटेंशियल है एक नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल हो जाता है, एक लो पोटेंशियल हो जाता है. द नेगेटिव यहां पर जो साइन है सल्यूट पोटेंशियल का वो ये बता रहा है कि यहां पर सल्यूट जो है वो ज्यादा है. ठीक है, सल्यूट कब ज्यादा हुआ? जब आपका जो फूड था, जो फोटोसिंथेटेट्स थे या शुगर था, वो मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब में लोड हुआ. यहां पर लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है. कंपेनियन सेल्स बीच में प्रेजेंट है. ये सीव ट्यूब कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स है. ये आपका सीव ट्यूब कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स है एंड यहां पर ये आपका मेसोफिल सेल है. क्या है? मेसोफिल सेल. नाउ मेसोफिल सेल से लोडिंग हुई, सल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ गया. ठीक है, जिससे सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी लो हो गई, नेगेटिव वैल्यू थी, लो हो गई. वाटर पोटेंशियल में भी हम कमी देखते हैं. वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है? कम हो जाता है. अब जब वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इसके पैरेलली जाइलम में वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि जाइलम क्या करता है? वाटर का कंडक्शन करता है. सो वाटर जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. सो वाटर पोटेंशियल जो होता है यहाँ का जाइलम का हाई है एंड फ्लोएम का लो है. सो वाटर जो होता है वो मूव करते हैं जाइलम से फ्लोएम में. अब क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पर वाटर भी आएगा, यहाँ पर टर्गर प्रेशर जो होता है ये बहुत हाई हो जाता है एंड एक प्रेशर ड्रिवन फ्लो दिखाई देता है सीव ट्यूब में. प्रेशर ड्रिवन बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक. तो सोर्स टू सिंक क्या होता है? प्रेशर ड्रिवन फ्लो दिखाई देता है वाटर एंड सल्यूट का. अब सिंक टिश्यू में वापस से जो सल्यूट है या फिर शुगर है या सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, ये सुक्रोज आपका वापस चला जाता है कहां पर? सिंक टिश्यू में. अब सिंक टिश्यू कुछ भी हो सकता है, कोई ग्रोइंग टिश्यू हो सकता है या रूट हो सकता है, कोई भी डिफरेंट टिश्यू जो कि बना नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है. सो सिंक टिश्यू में हम देखते हैं अनलोडिंग होती है सुक्रोज की एंड जैसे ही सुक्रोज जो है वो अनलोड हो जाएंगे, सल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया. मींस ये नेगेटिव वैल्यू थोड़ी बढ़ गई क्योंकि यहाँ सल्यूट की कमी आ गई एंड वाटर पोटेंशियल जो होता है वो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द जाइलम. सो एक्टिव फ्लोएम अनलोडिंग इंक्रीजेस द सल्यूट पोटेंशियल. सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इट मींस नेगेटिव वैल्यू है तो वो कम नेगेटिव होती जा रही है, मींस बढ़ रहा है. सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, वाटर जो होगा वो फ्लो बैक करेगा, मूव बैक करेगा कहां पर? जाइलम में एंड यहां का टर्गर प्रेशर लो हो जाता है. सो फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग ये दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है. बाकी जो ट्रांसलोकेशन है प्रेशर ड्रिवन है, यहां पर एनर्जी नहीं लगती है, ये अपने आप ग्रेडियंट जो डेवलप हो जा रहा है, यहां पर सल्यूट वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है, तो एक प्रेशर ड्रिवन फ्लो देखने को मिलता है जो कि क्या होता है? ये इनएक्टिव प्रोसेस मींस यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब हम अनलोडिंग की बात करते हैं वापस हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. सो ये आपका मैकेनिज्म है ऑफ फ्लोएम
लोडिंग। सो फ्लोएम लोडिंग जो है ये कहां देखा गया है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही आपके मेसोफिल सेल्स है टू द सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स मींस फ्लोएम टिश्यूज जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। In forced tissue, energy-driven phloem loading leads to an accumulation of sugar in the sieve element, generating low negative solute potential and causing steep drop in the water potential. So जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि जब सोर्स है वहां पर सल्यूट पोटेंशियल लो हो जाता है और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो भी लो हो जाता है जैसे ही सल्यूट वहां एंटर करेगा। नाउ इन रिस्पॉन्स टू द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर एंटर्स द सीव एलिमेंट्स फ्रॉम अ हाई वाटर पोटेंशियल एरिया ऑफ जाइलम वेसल। सो जाइलम वेसल से वाटर जो होते हैं, जहां पर हाई वाटर पोटेंशियल है जाइलम वेसल में, वहां से वाटर जो होते हैं वो कहां मूव करते हैं? सीव एलिमेंट्स में, क्योंकि सीव एलिमेंट का वाटर पोटेंशियल क्या है? कम है। Now, so water enter in the phloem by osmosis from the xylem to the phloem and cause a turgor pressure to increase. So turgor pressure या फिर यहाँ पर pressure potential जो है वो बढ़ जा रहा है जब water जो है वो xylem vessel से osmosis के थ्रू enter करता है sieve tube elements में। Now at the receiving end sink की बात की गई है। sink के पास क्या हो रहा है? Of the translocation pathway, phloem unloading leads to the lower sugar concentration. sugar का concentration low होगा जैसे ही sugar unload हो जाएगा sink tissue में, and यहाँ पर higher और more positive solute potential. solute potential more positive क्या है? It means कि solute potential हमेशा negative होता है। अब negative value जब कम negative होगी तो वो positive कहलाएगी, है ना? Means वो और positive की तरफ चला गया है ना? जैसे अगर हम नंबर लाइन देखते हैं 0 से 1 2 इस तरीके से वैल्यूज हम लिखते हैं, -1 -2 -3। सो अब क्या होता है? ये हाई मोर पॉजिटिव मीन्स थोड़ा कम नेगेटिव हो गया, थोड़ा इधर चली गई वैल्यू, 0 के पास चली गई। सो ये सल्यूट पोटेंशियल हाई हो जाता है कब? जब सबसे पहले सल्यूट सिंक के पास मूव कर जाएगा। कहां पर हाई हो रहा है? सीव एलिमेंट में। सो सीव एलिमेंट में जो सल्यूट पोटेंशियल है वो थोड़ा बढ़ जा रहा है, मोर पॉजिटिव हो जा रहा है जब सल्यूट जो है या सुक्रोज जो है वो मूव कर रहा है सिंक में। Now at the water potential, अब वाटर पोटेंशियल भी फ्लोएम का बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, सल्यूट तो मूव कर गया। सो जाइलम में पानी वापस चला जाता है एंड फ्लोएम में देखा जाता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से फ्लोएम से जाइलम में वाटर मूव करता है और एक डिक्रीज देखा जाता है टर्गर प्रेशर में इन द सीव एलिमेंट ऑफ द सिंक। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है फ्लोएम लोडिंग का, किस तरीके से लोडिंग होती है एंड ट्रांसलोकेशन होता है एंड अनलोडिंग होती है। नाउ अब मैंने आपको जब कल बताया था, कल मींस जो लास्ट क्लास में आपसे बात की थी सेम फ्लोएम लोडिंग की, आप वहां भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये जो लोडिंग हो रही है इसके दो पाथवेज हैं। ये जो मेसोफिल सेल से लोडिंग हो रही है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, यहां पर ये लोडिंग के लिए दो रास्ते हैं। दो रास्ते से सेल से फोटोसिंथेटेट्स या फिर सुक्रोज जो होता है वो लोड होता है सीव एलिमेंट्स में। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट मींस साइटोप्लाज्म वाला रास्ता, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ जाता है। एंड दूसरा रास्ता क्या है? एपोप्लास्ट का। एपोप्लास्ट मींस सेल वॉल वाला रास्ता। इन दो रास्तों पे जो है सल्यूट जो है मूव करेगा और अपने प्रोड्यूसिंग सेल मेसोफिल से आ जाएगा कहां पर? सिंक अपने सीव ट्यूब एलिमेंट में, ठीक है, ये ऐसे मूव करता है। नाउ सो ये दो रास्ते आपने देख लिए कि इन दो रास्ते से जाएगा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर डायग्राम बहुत अच्छा है। सबसे पहले देखिए शुगर जो है बन रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा वाला रास्ता मींस कौन सा रास्ता है? सिम्प्लास्ट वाला रास्ता है। सिम्प्लास्ट वाले रास्ते से मेसोफिल से जो है बंडल शीट फ्लोएम पैरेकाइमा होते हुए जो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है वहां पर मूव कर रहा है आपका फोटोसिंथेटेट्स या फिर शुगर। वापस से आप यहाँ पर देखिए एक्टिव लोडिंग, ये लोडिंग कैसी है? एक्टिव है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे भी यूज हो रहा है ना? सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे, सेल वॉल वाला जो वे है वो भी यूज हो रहा है या वो भी रास्ता यूज हो रहा है। एंड दूसरा आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा वाला तो हो ही रहा है ना? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक तरह के कम्युनिकेशन चैनल है, एक तरीके के गैप चैनल्स हैं जो कि क्या करते हैं? सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिससे चीजें मूव कर सकती हैं। प्लांट सेल में ही पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। सो सिम्प्लास्ट जब मूवमेंट हो रहा है तो एक
प्लाज्मोडेस्माटा वाला रास्ता यूज होता है, एंड जब एपोप्लास्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो सेल वॉल वाला रास्ता यूज होता है। तो ये जो फोटोसिंथेटेट्स हैं, ये मेसोफिल सेल से आपके मूव कर रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स में बाय द हेल्प ऑफ बोथ सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट, दोनों वे यूज होता है। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं, जो टोटल सिम्प्लास्टिक पाथवे है, जो पूरी तरीके से सिम्प्लास्ट वाला रास्ता है, वो डिपेंड करता है, एक सेल से शुगर मूव करेगा दूसरे सेल में बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा के बीच से के होते हुए जो है मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब में फोटोसिंथेटेट्स या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। दूसरा है जो पार्शली एपोप्लास्टिक पाथवे है, वो कहां से होता है, शुगर एंटर करता है एपोप्लास्ट में, एट सम पॉइंट किसी भी पॉइंट पे वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में ट्रांसफर हो सकता है। और यहां पर देखा गया है कि यूजुअली कहां होता है, एपोप्लास्ट नियर द सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स, जहां पर सीव एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपेनियन सेल है, लगभग वहीं पर ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है, एपोप्लास्टिक पाथवे जो है वो यूज कर रहा है। इसके अलावा देखा गया है, इन एनी केस द शुगर आर एक्टिव लोडेड इनटू द कंपेनियन सेल एंड द सीव एलिमेंट्स फ्रॉम द एपोप्लास्ट, शुगर लोडेड इनटू द कंपेनियन सेल एंड आर थॉट टू मूव थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द सीव एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से जो शुगर है वो मेसोफिल से दोनों वे से मूव कर सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा वाले से भी लोडिंग हो सकती है और एपोप्लास्टिक वाले से भी लोडिंग हो सकती है। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं इस चीज में और देखते हैं, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल के थ्रू जो पाथवे है वो एपोप्लास्टिक पाथवे है, एंड यहां पर एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, सुक्रोज हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टर्स। सिम्पोर्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं एक छोटा सा आपको सिम्पोर्टर्स के बारे में छोटी एक बात बताऊं, तो सिम्पोर्टर्स आर ऐसे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हैं या ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक सिम्पोर्टर्स जो होते हैं एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे यहां पर हाइड्रोजन आयन और सुक्रोज सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिम्पोर्टर्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटीपोर्टर्स सेम काम करते हैं, एंटीपोर्टर्स भी कैरियर प्रोटीन्स के फॉर्म में और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और यूनिपोर्टर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर और यूनिपोर्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में मैंने आपको यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। बेसिकली जो सुक्रोज हाइड्रोजन एंड सिम्पोर्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में और ये हेल्प करते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे को स्टैब्लिश होने में। अगर मैं बताऊं आपको कि ये कैसे हो रहा है और एनर्जी इस प्रोसेस के लिए कैसे मिल रही है, जो लोडिंग हो रही है यहाँ पर सुक्रोज की, सबसे पहले ये जो सुक्रोज हाइड्रोजन एंड सिम्पोर्टर है, ये सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कहां से कर रहे हैं, एपोप्लास्ट से सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। नाउ अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपका सेल वॉल है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन कैसे आ रहा है, कैसे पंप हो रहा है, एक हाइड्रोजन आयन एटीपेज प्रेजेंट है, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन एटीपेज प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और ये हाइड्रोजन आयन एटीपेज जो है ये पंप करता है हाइड्रोजन आयन को, पंप हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स आउट ऑफ द सेल इनटू द एपोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आपका हाइड्रोजन आयन एटीपेज प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोजन आयन एटीपेज है ये पंप कर रहा है हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को कहां पर, बाहर सेल के एपोप्लास्टिक रीजन में। एपोप्लास्टिक रीजन जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है या फिर सेल वॉल वाले रीजन है, वो एपोप्लास्टिक रीजन में हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन को पंप आउट करता है, और यहां जो एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी से जो हमारे सिम्पोर्टर्स हैं ये ट्रांसलोकेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज का और हाइड्रोजन आयन का या फिर प्रोटॉन का इनटू द सेल, ठीक है। द एनर्जी इन दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज देन यूज्ड टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू द सिम्प्लास्ट ऑफ द सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स थ्रू अ सुक्रोज हाइड्रोजन आयन सिम्पोर्टर। तो ये जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से एनर्जी हमें मिलेगी, उस एनर्जी का यूज करके सिम्पोर्टर जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज का और हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन का, कहां पर, सीव
सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में। ये एक मेथड है जिससे सुक्रोज की लोडिंग देखी गई है। कहां पर देखी गई है? एपोप्लास्टिक पाथवे इन्वॉल्व हो रहा है जहां पर। और ये जो सिम्पोटर्स है ये इंपॉर्टेंट है। इस बार सिम्पोटर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए थे जो आपका दिसंबर वाला पेपर था 2023 का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ सिम्पोटर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स है जैसे SUT1, SUT1, ठीक है, या SUT2, SUT4, SUC2। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्पोटर्स हैं जो कि सीव एलिमेंट्स पे प्रेजेंट है, इनका लोकेशन है। और ये SUC2 जो है वो कंपेनियन सेल पे है। इनका लोकेशन SUT1 का लोकेशन सीव एलिमेंट है और कहां पाया जाता है? टोबैको, टोमेटो और पोटैटो, इन 3 जगह। ये 3 स्पीसीज ऐसे हैं जहां पर हम SUT1 नाम का सिम्पोटर देखते हैं। दूसरा है SUT2, ये अगेन लोकेशन इसका सीव एलिमेंट है, ये पाया जा रहा है कहां पर? टोमेटो में। SUT4 जो है ये सीव एलिमेंट्स में है और अरेबिडोप्सिस, टोमेटो और पोटैटो में देखा जाता है। इसके अलावा SUC2 कंपेनियन सेल्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पर अरेबिडोप्सिस और प्लांटेन। यहाँ ये स्पीसीज है जहां पर ये सिम्पोटर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम वही है सुक्रोज को सिम्पोर्ट करना। कहा? सीव एलिमेंट्स में, सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स में। ये बात हो गई एपोप्लास्टिक पाथवे की। अब हम सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें तो सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये पाथवे चलता है जहां पर हम देखते हैं कि सुक्रोज किस तरीके से सेल्स में जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस है उसके थ्रू मूव कर रहा है थ्रू द साइटोप्लाज्म। और कहां पर वो जा रहा है? सिंपली आपका जा रहा है सीव ट्यूब में, ठीक है, जहां पर उसका काम है। अब अगर मैं और इसको डिटेल में बात करूं तो यहां पर एक बात कहनी है। वो बात क्या है कि हम एक मॉडल देखते हैं जब सिम्पोटर की बात करते हैं और सिम्पोटर नहीं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की बात करते हैं। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है, यहां पर हम देखते हैं कि जो सुक्रोज है इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। सुक्रोज प्रोड्यूसिंग सेल में बन रहा है, जो हमारा क्या है? प्रोड्यूसिंग सेल है हमारा। आपका प्रोड्यूसिंग सेल में मेसोफिल में सिंथेसाइज हो रहा है। सुक्रोज सिंथेसाइज हो रहा है मेसोफिल सेल में। अब ये मेसोफिल सेल से मूव करता है बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल से ये मूव करता है इंटरमीडियरी सेल में। अब इंटरमीडियरी सेल में क्या होता है? इंटरमीडियरी सेल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? राफिनोज में, राफिनोज एंड स्टैकियोज। राफिनोज क्या है? राफिनोज एक पॉलीमर है सुक्रोज का और गैलेक्टोज का, सुक्रोज प्लस 1 गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है ना, शुगर की तरह ही होता है, शुगर का ग्लूकोज की तरह ही होता है, ग्लूकोज का एपिमर है ना। एपिमर क्या है? एक बार आप अपने एंड से सर्च कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है? जो स्टार्कियोज है, स्टार्कियोज सुक्रोज प्लस 2 गैलेक्टोज, इसका पॉलीमर होता है सुक्रोज प्लस 2 गैलेक्टोज। इसके अलावा वर्बास्कोज भी बनते हैं। वर्बास्कोज जो है वो ये है सुक्रोज प्लस 3 गैलेक्टोज। तो अब इंटरमीडियरी सेल में कुछ एंजाइम्स हैं जो इन पॉलीमर्स को बना रहे हैं। और लीफ की एनाटॉमी या लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहां पर पॉलीमर की ट्रैपिंग होती है, पॉलीमर ट्रैपिंग। क्या हो, हमें ये इंश्योर करना है कि जो सुक्रोज बन के आ रहा है वो आपका कहां जाए? सीव एलिमेंट में जाए, सीव एलिमेंट में ही जाए, ये वापस ना जाए। इसके लिए लीफ में एक एनाटॉमी होती है। लीफ की एनाटॉमी मींस लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि जो पॉलीमर्स हैं वो इंटरमीडियरी सेल्स में आपके इकट्ठा होते हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं जैसे कि रैफिनोज या स्टार्कियोज, ये सब आपके
वहां पर आते हैं और उसके बाद ये वापस मूव नहीं कर सकते हैं बंडल शीट में। सो बंडल शीट से आ रहे हैं इंटरमीडियरी में, तो बंडल शीट में वापस नहीं जाएंगे, ये आगे जाएंगे कहां पर, कंपेनियन सेल्स में और आगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जाएंगे। लेकिन जो सुक्रोज है ये मूव बैक कर सकता है, क्योंकि ये बन रहा है कहां पर, बन रहा है मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में बन रहा है सुक्रोज, मेसोफिल सेल में बन रहा है। तो ये डायरेक्शन ले रहा है ना। और सुक्रोज आप देख रहे हैं इंटरमीडिएरी सेल में यूज हो जा रहा है पॉलीमर्स बनाने में। तो एक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सुक्रोज कैन मूव बैक, सुक्रोज मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये छोटा है तो ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो बड़े पॉलीमर्स है ये मूव बैक नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैं क्या बोल रही हूं। तो हम देख रहे हैं सिम पाथवे। तो सिम प्लास्टिक पाथवे में मैंने आपको बताया मेसोफिल सेल से बंडल शीट में, बंडल शीट से इंटरमीडिएरी में एंड उसके बाद सीव एलिमेंट में इस तरीके से मूवमेंट होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब हमें पॉलीमर ट्रैपिंग एक मॉडल था उसके बारे में समझना है कि वो मॉडल क्या कहता है। उसके पहले हम एक बात समझते हैं, वो ये है कि जो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे डिफरेंट जो आइसोमर्स, एपीमर्स, ये सब बनते हैं ग्लूकोज के एंड सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। नाउ जब बंडल शीट से इंटरमीडिएरी में जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, सो यहां पर रैफिनोज एंड स्टार्कियोज, ये जो पॉलीमर्स है इनका फॉर्मेशन होता है बाय गैलेक्टोज और सुक्रोज के मिलने से। अब आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना बड़ा है कि ये वापस नहीं मूव कर सकता है बंडल शीट सेल में, है ना, क्योंकि बंडल शीट सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटा का साइज है ये छोटा है, जिससे ये मूव बैक नहीं कर सकता है। सुक्रोज मूव बैक कर सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज को कहीं ना कहीं सुक्रोज इसलिए मूव बैक कर सकते हैं बिकॉज सुक्रोज को एक बैलेंस करना है ना, एक कंसंट्रेशन बैलेंस करना है, क्योंकि बन रहे हैं ये मेसोफिल सेल में और यहाँ आके खत्म होते जा रहे हैं, यूज होते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये मूव बैक और आगे आ जा सकते हैं। लेकिन रैफिनोज और स्टार्कियोज ये सब क्या है, ये सब बड़ा मॉलिक्यूल है, ये मूव नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि इनका एनाटॉमी ऐसा है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है लीफ का। अब आप देख सकते हैं सीव एलिमेंट्स में ये बड़े वाले पॉलीमर जो है ये मूव कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो सुक्रोज सिंथेसाइज हो रहा है वो डिफ्यूज कर सकता है from intermediary cell back to the bundle sheet cell, but the raffinose and the stachyose which is formed, it cannot diffuse back into the bundle sheet cell. Now, in the intermediary cell, raffinose and stachyose are synthesized from sucrose and galactose, thus maintaining the diffusion gradient for sucrose. तो एक तरीके से diffusion gradient maintain करने के लिए बन रहे हैं ये, because of their larger size, they are not able to diffuse back into the mesophyll. So mesophyll में ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि इनका large size है. Now raffinose and stachyose are able to diffuse into the sieve elements. As the result, the concentration of transport sugar rises in the intermediary cells and the sieve element. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिम प्लास्टिक मूवमेंट से जो ट्रांसलोकेशन या फिर लोडिंग का प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं और पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल से ये पॉसिबल हो पा रहा है। नाउ पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल के 3 प्रेडिक्शन थे या 3 बातें थी, समझ लेते हैं। पहली बात थी सुक्रोज शुड बी मोर कंसंट्रेटेड इन द मेसोफिल सेल देन इन द इंटरमीडिएरी सेल। तो सुक्रोज जो है जहां वो बन रहा है वहां उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिससे ये आपका पॉलीमर सही से ट्रैप हो सके। दूसरा था the enzymes for raffinose and stachyose synthesis should be preferentially located in the intermediary cell. So जो enzymes है raffinose और stachyose को बनाने के लिए वो भी होने चाहिए ताकि हमारा ये मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो सके। And third is the plasmodesmata linking the bundle sheet and the intermediary cell should exclude molecule larger than sucrose. तो ये 3 प्रेडिक्शन से फॉर द पॉलीमर ट्रैपिंग और जो हमारा मूवमेंट है, जो सुक्रोज का मूवमेंट है टुवर्ड्स द सीव सेल्स वो सक्सेसफुली हो सके बाय द सिम प्लास्टिक मूवमेंट एंड द यूज ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। सो दिस इज अबाउट द सिम प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट। अब अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसपोर्ट शुगर कौन से हो रहे हैं, टाइप ऑफ कंपेनी सेल इन द माइनर वेन्स। सबसे पहले एपोप्लास्टिक लोडिंग में सुक्रोज होता है और सबसे पहले ट्रांसपोर्ट शुगर सुक्रोज है एपोप्लास्टिक लोडिंग में। लेकिन जब सिम प्लास्टिक लोडिंग देख रहे थे तो ओलिगोसैकेराइड्स जैसे कि रैफिनोज, स्टार्कियोज ये भी हो रहे थे ट्रांसपोर्ट। दूसरा है टाइप ऑफ कंपेनियन सेल इन द माइनर वेन। तो किस तरीके का कंपेनियन सेल होता है माइनर वेन्स में? ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स होंगे एपोप्लास्टिक पाथवे में एंड सिम प्लास्टिक में इंटरमीडिएरी सेल्स थे। ओके, now third is number of plasmodesmata connecting sieve element and companion cell to the surrounding cell.
तो यहाँ पर एपोप्लास्टिक में तो प्लाज्मोडेस्माटा की उतनी रोल भी नहीं है, क्योंकि ये सेल वॉल या फिर सेल के बाहर के स्पेस से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम सिम्प्लास्टिक की बात करें तो बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा पे यही डिपेंडेंट है, तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो सेल्स हैं वो अरेंज होती है एंड मूवमेंट होता है। सो ये बेसिकली फ्लोएम लोडिंग का पूरा प्रोसेस है, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक वे से आपका मूवमेंट होता है एंड जो आपके शुगर है, जो सुक्रोज है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेल दैट इज मेसोफिल टू द सीव एलिमेंट कंपेनियन सेल कॉम्प्लेक्स। सो ये हो गया आपका फ्लोएम लोडिंग का। अब अगर हम अनलोडिंग की बात करें, अनलोडिंग का प्रोसेस कैसा होता है? सो अनलोडिंग में क्या होता है, सिंक टिश्यू में जो भी शुगर्स है वो अनलोड होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट जो है वो सोर्स से जो आया है वो कहां हो रहा है, अनलोड हो रहा है, भी वापस जा रहा है। अभी तक तो हमने लोडिंग देखी, लोडिंग कहां देखी कि मेसोफिल से आपके सीव एलिमेंट में आए, अब सीव एलिमेंट से कहां तक गए, सिंक तक गए। अब सिंक में हमें छोड़ना है, इन चीजों को पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि उनको जरूरत है ना, स्टोरेज की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है। तो इन सारी जरूरत के लिए हमें सिंक को, जैसे सिंक क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे आपके फ्लावर हो गया या कोई ऐसा टिश्यू हो गया जो अभी ग्रोथ कर रहा है, या फिर रूट्स हो गए जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में, वहां पर हमें पहुंचाना है। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इनटू सिंक ऑर्गन सच एज डेवलपिंग रूट ट्यूबर्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इज टर्म्ड इंपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है सिंक में, इसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले सीव एलिमेंट की अनलोडिंग होती है, इसमें सिंपली इंपोर्टेड शुगर जिसको इंपोर्ट किया गया है वो सिंक टिश्यू में चला जाएगा सीव एलिमेंट से। फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, after sieve element unloading the sugars are transported to cells in the sink by mean of a short distance transport pathway. This pathway is also called post sieve element transport. अब sieve element से सिंक के सेल्स में जाना, अंदर तक जाना पूरा सेल्स में, ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं पोस्ट सीव एलिमेंट ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। फाइनल स्टेप में शुगर जो है वो स्टोर होगा या फिर उसका यूज हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा सिंक टिश्यू में। These three transport step together in the phloem constitute unloading. इसी को हम अनलोडिंग बोलते हैं। इन्हीं सारे प्रोसेसेस को मिला करके अनलोडिंग और लोडिंग दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है शुगर के मूवमेंट के लिए, क्योंकि क्या है, प्लांट्स जो है वो सर्वाइवल ही उनका इसीलिए है। सो ये था आपका अनलोडिंग का प्रोसेस। हमने पूरा लोडिंग एंड अनलोडिंग देख लिया है। ये लोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड अनलोडिंग किया एक्सप्लेन। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें वील स्टडी ओके। सो एक पॉइंट और देख लेते हैं कि सिंक टिश्यू में अब जो ये अनलोडिंग है, एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है, जहां पर सिंक में जा करके शुगर क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे यानी यूज हो जाएंगे। एंड दूसरा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। सिंक वैरी करता है, कोई भी हो सकता है, ग्रोइंग ऑर्गन हो सकता है, रूट का टिप हो सकता है, यंग लीव्स हो सकती है, कोई स्टोरेज ऑर्गन्स हो गया, स्टेम हो गया, इसके अलावा कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे फ्रूट हो गया, सीड हो गया, ये सारे आपके सिंक या फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। बिकॉज सिंक वेरी सो ग्रेटली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देयर इज नो सिंगल स्कीम। अब अनलोडिंग का कोई सिंगल स्कीम नहीं है। लोडिंग का तो लोड कहां से होता है, मेसोफिल से, लेकिन अनलोडिंग देखा जाए तो सिंक अलग अलग तरह के हैं, कुछ भी हो सकता है, ग्रोइंग टिप हो सकता है, स्टेम हो सकता है, सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है। तो इसीलिए अनलोडिंग का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, ठीक है। The symplastic pathway of unloading include insensitive to, अब यहाँ पर एक इनहिबिटर है PCMBS, ठीक है, p क्लोरो मर्क्यूरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, p क्लोरो मर्क्यूरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड PCMB। ये एक रिएजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है अक्रॉस द सुक्रोज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट डज नॉट परमिएट द सिम्प्लास्टिक पाथवे। सो ये एपोप्लास्टिक पाथवे को इनहिबिट करने वाला एक इनहिबिटर है जो आपसे एग्जाम में पूछा है एक बार। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अनलोडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है, सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक किसी भी तरीके से हो सकता है, बिकॉज आपके सिंक ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग है। सो ये जो क्लास थी पूरी डेडिकेटेड थी फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।